समस्याओं को दूर करने के लिए आपने क्या प्रयास किया है? देखो, एमआईडीसी जब भी बनी, ये सब यहाँ के जगह एमआईडीसी ने लिया लोगों के पास से। पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ इंडस्ट्री बनती है तो बहुत से ट्रक आएंगे, तो खड़े कहाँ रहेंगे। उनके लिए ट्रक टर्मिनल बनाना चाहिए था, पार्किंग। तो जितना भी कचरा बोईसर में होता है, जी ग्राम पंचायत है उनके बस में की बात रही नहीं। तो उनकी तरफ से हमें ऐसा आश्वासन दिया जाता है या इस तरह से बताया जैसे कि बोईसर में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, या अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और मुझे लगता है कि यही रिपोर्ट सरकार तक जाती है और उसी रिपोर्ट पे सरकारें बात करती है कि यहाँ पे कोई भी प्रदूषण नहीं है। ट्रैफिक की समस्या है। अभी ट्रैफिक की समस्या इतनी है कि वहाँ पे मिनटों का जो रास्ता वो घंटों में तय करना पड़ता है। लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। शाम का वक्त तो और कठिन हो जाता है। चित्रालय या ओसवाल का गेट है, वहां से स्टेशन आने में घंटों लग जाता है, इतनी ट्रैफिक। एक बार हमने प्रयास भी किया था वन वे ट्रैफिक करने का, लेकिन बहुत लोगों ने उसको विरोध जताया। खास करके जो ट्रांसपोर्टर्स है उन्होंने इसको विरोध। अभी रहे रास्ते की बात, बोईसर शहर में व सरावली में जब भी मैं विधायक बना था, हर गले में कचरा था, एकदम कीचड़ था, सब लोग परेशान थे, कोई काम नहीं बन रहा था। तो सबसे प्रायोरिटी मैंने वो जो लोग रहते हैं वहाँ के अंदर जो रास्ते हैं उनकी, एक बार विधायक बना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो लोगों के लिए जो भी बन सकता है तो वो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उनके सुख में दुख में है, कोई उसका एडमिशन है, किसी को और हेल्प है, मेडिकल हेल्प है, तो मैं करता रहता हूँ। और रहे लोकप्रियता की बात, हम लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, उनको सॉल्यूशन मिलता है तो लोगों को अच्छा लगता है। जैसे भी आपने नितिन ठाकुर जी का नाम लिया, बहुजन विकास अघाड़ी की बात की। देखा जाए जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो, या नगर परिषद का, किसी भी प्रकार का जब भी चुनाव आता है, तो आपके बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी को, जो राष्ट्रीय पार्टियां हो या राज्य स्तरीय पार्टियां हो, सभी दबाने की कोशिश होती है। आप पे आरोप भी तमाम होते हैं। यहाँ तक हुआ जाता है कि तो ऐसा कौन सा जादू है, कितने आरोप प्रत्यारोप होने के बाद भी या राष्ट्रीय पार्टियां आके आपके खिलाफ लड़ती हैं। आप तो एक छोटे से पार्टी हैं, राज्य स्तरीय पार्टियां आरोप लगाती है, लेकिन आप जितना दबाया जाता है, बोलते हैं ऐसा स्प्रिंग की तरह उतना तेजी से बाहर आते हैं। तो कैसा कुछ जादू है क्या पार्टी के पास से या आप लोगों के पास? तो हमारे खिलाफ कोई भी आके अगर बोलेगा तो बोलने वाले एक दिन आके बोल के जाते हैं। उनके अभी सब कार्यालय चालू हो जाएंगे, इलेक्शन है तो सबके कार्यालय चालू होंगे और 22 तारीख को बंद हो जाएंगे। आप देख रहे हैं केशव भूमि न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी अपना नामांकन भर चुके हैं। अब जनता के बीच नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। जनता के बीच नेता अपने अपने वादे करेंगे, अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, ताकि जनता जो है उन्हें चुनकर विधानसभा में भेज सके। वहीं इस वक्त जो है बोईसर विधानसभा से बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक माननीय राजेश पाटिल जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करके यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन 5 सालों में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का कितना विकास किया है और वह दोबारा इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर वह फिर से जनता के बीच जाएंगे। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। और सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप दोबारा बोईसर विधानसभा से निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उतरे हुए हैं और जनता के बीच, अपने मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। तो आपने पिछले 5 सालों में कौन कौन सा विकास काम किया है जिसे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, और उसके बाद इन 5 सालों में आप क्या क्या अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करने वाले हैं, कौन कौन से मुद्दे होंगे उसे लेकर जाएंगे, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरे हमारे लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर, युवा आमदार क्षितिज ठाकुर, हमारे नेता कार्याध्यक्ष राजू राणा और हमारी बहुजन विकास आघाड़ी के सभी नेतागण और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ते, इन्होंने मुझे 5 साल पहले चुन के दिया था और जनता ने चुन के दिया था, सबने मेहनत किया था और मुझे विधायक बनाया था। और वो टाइम पे 5 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि पालघर के
मेरे क्षेत्र जो है पवित्र विधानसभा, उसमें क्या क्या खामियां हैं, तो उसका मैं एक लेखा जोखा वो टाइम में मैंने बताया था कि यहाँ पानी की समस्या, रास्ते की समस्या है, हॉस्पिटल है, रोजगार है, आदिवासी का प्रश्न है, खेत जो फार्मर्स है, धान की खेती करते हैं, बागायतदार है, मच्छी मार समाज है, ऐसे और इंडस्ट्री और नागरिककरण जहाँ बहुत सा हुआ है, तो उसमें काम करना बहुत जरूरी है, मैंने बताया था। और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस 5 साल के दौरान मेरे क्षेत्र में तकरीबन 1,000 करोड़ के ऊपर का फंड्स लाया और उसके माध्यम से तकरीबन 1450 के ऊपर विविध प्रकार के काम मैंने किए हैं। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो रास्ते थे है वो जिला परिषद के थे और वो शायद उसमें खड्डा भी नहीं भरा जा सकता था, बहुत खराब रास्ते थे और उनका अपग्रेडेशन करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने 100 किलोमीटर के रास्ते अपग्रेड किए और वो पीडब्ल्यूडी को दे दिया और खाली वर्क नहीं किए तो उसके लिए फंड्स भी लिया तकरीबन 160 करोड़ के ऊपर। तो अभी हर जगह पे रास्ते का काम चल रहा है। उसमें आपको एक सावरा एम्बू रास्ता है, मासुवन है, नागझर रास्ता है, ये मेजर बताता हूँ। उसमें नागझरी से लेके हाईवे तक चिल्लार जो किराट, नानीवली, बरहानपुर, ये जो रास्ते हैं, ऐसे बहुत से रास्ते, मैं खाली नाम के लिए आपकी गिनाता हूँ, ऐसे 100 किलोमीटर के रास्ते उसको फंड्स लाया। अभी वो रास्ते का काम चालू है, आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह से वो रास्ते बनेंगे। और टाइम में मैंने ये भी बताया था कि यहाँ की जो महिला है उसको पानी की बहुत किल्लत है, सुबह से पानी के ही पीछे रहती है, पानी नहीं है तो फिर उनका दिन भी खराब जाता है, काम धंधा नहीं कर पाते, तो स्वाभाविक तरीके से अपना रोजी रोटी के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने 6 स्कीम बनाया, बड़ा स्कीम। उसमें खानिवडे गारगांव वहाँ डैम है, वहाँ 262 करोड़ की योजना बनाई। सफाला में जो पुराना स्कीम है, करवाले डैम पुराना स्कीम है, उसको नया बनाया। तो सफाला सर्कल में जितने भी गांव है उसको पानी जाएगा, मनोज सर्कल में जितने भी गांव है उनको वहाँ से पानी जाएगा। और जो एमएमआरडी का पानी वीरा, भाईंदर और वसई के लिए जा रहा है, तो उसके लिए जिस गांव से वो पाइपलाइन जा रही है तो हर एक गांव को पानी मिलेगा। उसमें मनोर है, औंडानी है, बरहानपुर है, सोमटा है, जो हाईवे पे जितने भी अप टू सातिवली तक है, जो सब प्रभावित, जो भी गांव प्रभावित जो भी हुए गांव आसपास। प्रभावित होते हैं वो सबके लिए स्कीम बनाया। और जो वसई तालुका में जो सिरसाड़ है, सिरसाड़ से लेके जो पूर्व भाग हम उसको बोलते हैं, उसके लिए 21 करोड़ का स्कीम बनते हैं। यहाँ के कौन सा भी गांव आदिवासी पाड़ा एक भी नहीं रहेगा, उसका काम चल रहा है, मतलब जितना भी स्कीम बना है सबका काम चल रहा है। तो ये टोटल कॉस्टिंग इसका नियर अबाउट है 350 से 400 करोड़ का होता है। तो आने वाले समय में मेरी महिलाएं, हमारी जो महिलाएं हैं मेरे क्षेत्र की, उनको और सब गांव वालों को अच्छी तरह से पानी का सुविधा मिलने की मैंने पूरी व्यवस्था की है। जो आदिवासी जो लड़के लड़कियां या विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, जहाँ उनका स्कूल है, आश्रम स्कूल है, तो पुराने टाइप के थे, ये पतरे का शेड, उसमें पुराना लादी हुआ है, तो वहाँ ही सोना है, वहाँ ही पढ़ाई करना है। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो कुछ तो नया बनना चाहिए। हमारे शहरी भाग में हम स्कूल में जब बच्चों को भेजते हैं तो उनको एक बहुत सी आरसीसी टाइप की बिल्डिंग रहती है, पढ़ाई करने के लिए अच्छी सी बेंचेस रहते हैं, लाइट रहती है, हवा खुली रहती है। तो ऐसे स्कूल भी बनना चाहिए। आदिवासी लड़के लड़कियाँ विद्यार्थी, उनका भी तो हक है। तो उनके लिए 7 जगह पे स्कूल का बिल्डिंग बनाने का काम चालू है और 7 जगह पे हॉस्टल, आरसीसी, ग्राउंड प्लस 2, 3 ऐसे तो बिल्डिंग कब तक हो जाएगा ये बन? काम चालू है अभी, हर जगह पे काम चालू है। तो ये आपके अंदाज से कितना वक्त एक जाएगा? साल के अंदर बन जाएगा वो। वो सावरा एम्बूर में काम चालू है, नंडोरी में चालू है, लालठना में चालू है, मेंढवन में चालू है, खुटल में चालू है। हर जगह पे जितना भी मेरे क्षेत्र में स्कूल है वहाँ जागेगा क्लियरेंस है, हर जगह पे काम चालू है। तो
तो इसके लिए 114 करोड़ रुपए नहीं दिलाया। हमारे जो यहाँ के जो फार्मर है, जो भात खेती करते हैं, जब भी मैं विधायक बना वो टाइम में यहाँ एक ऐसी सिचुएशन थी, परिस्थिति कि कोई भी शेतकरी खेती करने के लिए तैयार नहीं था। धान धान उगाते, भात उगाते, लेकिन उसको परवड़ता नहीं। उसको दर कम मिलता, जो खुले बाजार पेट में उनको 1,000-1,200 रुपया पर क्विंटल मिलता था। तो मैंने आदिवासी विकास महामंडल भात खरीदी केंद्र जो लगाते हैं, तो मेरे क्षेत्र में 7 जगह भारत खरीदी केंद्र चालू किया। और समाधान की बात है कि 25,000 क्विंटल हर साल भात की खरीदी होती है और उसका दर भी बहुत ज़्यादा मिलता है, 2600 रुपये क्विंटल। मतलब जो प्राइवेट मतलब हम मान के चले कि डबल हो गया। डबल के ऊपर हो गया। जो 1200 मिलता था अभी इनको 26 से मिल रहा है, प्लस बोनस भी मिल रहा है, तो 28 तक जाता है। तो अभी सब जो भात जो तैयार कर भात की खेती करते और सब शेतकरी बहुत खुश है। अभी उनके लिए स्कीम चलाया। हमारे जो मच्छीमार बांधव है उनको जो कोस्टल एरिया हम लोग बोलते हैं, मतलब दातीवरी से लेके पूरा झाई बोर्डी तक, मतलब आरनाले से लेके सब, तो मेरे क्षेत्र जो है उसमें जो गाँव है उसमें एडवन है, दातीवरे है, कोरे है, उसरने है। तो समुद्र का पानी गांव में आता था और बहुत सी लोगों के घर उसमें बह जाते थे, नुकसान करके जाता था पानी। तो उसके लिए तकरीबन 100 करोड़ के एक जो हम लोग उसको बांध बोलते हैं, उसके लिए प्रोविजन किया। तो अभी पानी जो आने का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। जब भी साइक्लोन आता है तो साइक्लोन के टाइम में बहुत सी लाइट्स के पोल उखड़ जाते हैं और तार रहती है वो टूट जाती है और बहुत दिनों तक वो गांव इफेक्टेड रहते हैं। तो वहाँ परमानेंट सोल्यूशन के लिए अंडरग्राउंड केबल, उसके लिए 200 करोड़ रुपये फंड्स लाया। तो उसका भी टेंडर प्रोसेस में काम चले। कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया तो रहने के लोगों को वहाँ जगह नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने निवारा केंद्र 2 मंजूर किए, एक उसरनी में और एक एडवन में। तो उसका कॉस्टिंग ही 11 करोड़ का है, 5,000 स्क्वायर फुट तो के कोई है। भी आपातकालीन परिस्थिति में वहाँ पे लोगों को रखा जा हाँ सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़े हैं। तो ये भी मैंने करके उसमें किया। रही बात आरोग्य की, जो बोईसर में आप सब लोग जानते हैं कि बोईसर में एक ऑलरेडी ग्रामीण रुग्णालय मौजूद था, अभी भी है, लेकिन उसका बिल्डिंग बहुत पुराना था। 1948 में, मतलब महाराष्ट्र स्वतंत्र होने के पहले संयुक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे बाला साहेब खेर, उनके हस्ते उस बिल्डिंग का ओपनिंग हुआ था और उसमें वो ग्रामीण रुग्णालय चलाया जा रहा था। तो उसमें ऐसी बात मेरे सामने कि हम लोग जब भी गए उधर तो उसका पोजीशन बहुत खराब था। एक उसका सर्वे किया था, स्ट्रक्चर ऑडिट, उसमें वो बिल्डिंग धोखादायक घोषित किया था, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही थी। तो वो टाइम में मैंने तुरंत सब ऑफिसर को बोल के वो बंद किया और भाड़े पे जगह लेके उसमें वो ग्रामीण रुग्णालय चालू किया, अभी भी चालू है। और संजय नगर में बोईसर के यहाँ वहाँ जगह 7/12 तुरंत वहाँ तत्कालीन कलेक्टर गुरसाल सर, गुलशन। उनको मैं मिला तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी बात है, 7/12 है महाराष्ट्र शासन का, तो तुरंत हम ग्रामीण रुग्णालय के नाम पे कर दो, उन्होंने किया। और अभी उसको फंड भी मैंने लाया, तो आने वाले दिनों में कितना फंड रहा है? अभी तो उस बिल्डिंग का निर्माण करना पड़ेगा, फिर हाँ एक सुख सुविधाएं हैं उसमें। सब सुविधा है, एक बहुत बड़ा 20-25 करोड़ का उसमें फंड्स आया है अभी। तो उसको अपने जो बोईसर के शहरवासी है उनके लिए तो अच्छा काम बनेगा। रहा प्रश्न सफाला एरिया में, सफाला एरिया में भी पीएचसी थी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उसमें ज़्यादा इलाज नहीं होता है। वहाँ भी ग्रामीण रुग्णालय की ज़रूरत है, लोगों की मांग थी। तो वहाँ भी मैंने एक पीएचसी का अपग्रेड करके वहाँ भी एक रुग्णालय सैंक्शन किया हूँ। तो वहाँ की जनता के लिए भी एक काम अच्छा हो जाएगा। और रही बात वसई में जो खानीवाड़ा गाँव पड़ता है हाईवे पे, तो हम लोग देखते हैं बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से लोगों को तत्काल उपचार नहीं मिलता है। तो यहाँ भी हॉस्पिटल बनना जरूरी था, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही थी, फॉरेस्ट की जगह थी, थोड़ा एफडीसीएम की जगह था, थोड़ा फॉरेस्ट का जगह था। तो हम लोगों ने उसको फॉलोअप करके, हमारे बहुत से जो पुराने भी लोग हैं उन्होंने भी उसको बहुत फॉलोअप किया था। तो उसके बाद में जब भी विधायक बना तो मैंने वो उसका और फॉलोअप करके वो जगह फॉरेस्ट से लिया।
और अभी वहाँ एक 14.5 करोड़ उसके लिए सैंक्शन के उसका काम भी चल रहा है। तो आने वाले समय में जो हाईवे पे या कैजुअलिटी होती है या आजू बाजू गांव है, उनको एक अच्छी सुविधा मिलने का एक पूरी एक अच्छी व्यवस्था वहाँ बनने जा रही है। और ये मनोर की बात, मनोर का तो बिल्डिंग कितने से 7 साल से चालू है। तो कभी कब पूरा होना चाहिए? अभी तक हाँ, तो तो ट्रॉमा सेंटर जब बोलेगा भी तो ट्रॉमा सेंटर बनाया, डिजाइन बनाया, तो टाइम में एक ऐसी बात हुई थी, उसमें बिल्डिंग बनाने का प्रोविजन किया, लेकिन वो ग्राउंड प्लस 6-7 बिल्डिंग है, उसके लिफ्ट का प्रोविजन नहीं था। तो पैदल कैसे जाएंगे लोग ऊपर? उसमें फर्नीचर का प्रोविजन नहीं था। तो उसके लिए 40 करोड़ का एक अलग से एस्टिमेट बन गया, तो वो भी लाया 40 करोड़। तो अभी उसका भी काम जो सोच चालू है। लेकिन उसमें सर देखा जाए तो उसमें ठेकेदार की भी लापरवाही आ रही है, जो समय बिल्कुल से काम ठेकेदार नहीं आ की रहा है। लापरवाही तो और है ही। हमने जब अधिकारियों से बात किया तो मालूम पड़ा हमको कि उसके ऊपर कुछ पीडब्ल्यूडी जो विभाग है जिसके अंडर में वो काम चल रहा है, वो लोग जो कि 27 लाख का उसको दंड लगाया हुआ है ठेकेदार को। वो ठेकेदार का हलगर्जीपना ही, उसमें तो डाउट है, लेकिन जिसने एस्टिमेट बनाया था उसका भी उसको ध्यान में आना चाहिए था। लिफ्ट का तो प्रोविजन नहीं मतलब किया आपको था। लगता है कि आधा अधूरा प्लान बनाया गया था? हाँ, बिल्कुल वो टाइम आधा ही पूरा ही आधा ही बनाया था। अभी वो पूरा उसको प्रोविजन हो गया है। अभी उसका भी जल्दी से काम होके उसका भी ओपनिंग हो जाएगा और लोगों के सेवा में वो भी आ जाएगा। सर दूसरा एक मैं आपसे चाहूंगा कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में बोईसर है, बोईसर में देखा जाए तो ट्रैफिक की समस्या काफी है, एमआईडीसी है, वहाँ पे प्रदूषण की समस्या काफी है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपने क्या प्रयास किया है? देखो, एमआईडीसी जब भी बनी, ये सब यहाँ के जगह एमआईडीसी ने लिया लोगों के पास से, और वो टाइम में प्लॉटिंग किया, तो उसमें एक दो खामे उसमें बिल्कुल बाकी रही। पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ इंडस्ट्री बनती है तो बहुत से ट्रक आएंगे, तो खड़े कहाँ रहेंगे? उनके लिए ट्रक टर्मिनल बनाना चाहिए था। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वो नहीं बनाया उन्होंने। अगर इंडस्ट्री आती है तो लोग रहने आएंगे, तो कचरा जो निकलता है उसका वेस्ट कचरा है, उसका कुछ तो सॉल्यूशन के लिए जगह रखना चाहिए था, वो भी नहीं रखा है। तो जितना भी कचरा परिसर में होता है, जी ग्राम पंचायत है उनके बस में की बात रही नहीं। और जो बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, रास्ते खराब करते हैं, बाजू में पार्क करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं और बहुत लोगों का नुकसान होता है। चोरी का भी बहुत सी घटनाएं सामने आ रही है। जो बाहर से ट्रक ड्राइवर आते, क्लीनर आते, जो भी लोग आते, उनको भी बहुत सी परेशानी होती है। तो उसके लिए एक अच्छा सा ट्रक टर्मिनल एक मेरा आगे सपना किया बनाएंगे। और जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन तो बहुत बड़ा है। लेकिन बीच में जो कलेक्टर थे या दूसरे लोग थे, उन्होंने चर्चा हुई थी, उन्होंने जानकारी दिया था कि वहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस दिया जा रहा है और किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल वो नहीं, मेरा बातों फॉलो में ही रह गया। मेरा फॉलोअप उसमें है ही। जब भी मैं बना विधायक तभी से मेरा फॉलोअप है कि यहाँ एक ट्रक टर्मिनल बनाने जाए, और उसका प्रोसीजर भी चालू है। लेकिन अभी जो बाकी है तो आगे वाले समय में जोर से करूंगा। और पोल्यूशन का जो समस्या है उसके लिए एमपीसीबी और एमआईडीसी को लेके और इंडस्ट्री जो हम लोग टीमा बोलते हैं उनको लेके एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे, और उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करके एक अच्छा वातावरण भविष्य में रहेगा, ऐसा हम लोग काम करने वाले हैं। लेकिन सर आपने भी एमपीसीबी विभाग के अधिकारियों की चर्चा की, जब हम लोग उनसे कभी प्रदूषण को लेकर बात करते हैं या समस्याएं उनके लेके जाते हैं, तो उनकी तरफ से हमें ऐसा आश्वासन दिया जाता है या इस तरह से बताया जैसे कि बोईसर में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, या अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे विधायक जो लोग हैं उस पे अधिकारियों पे आप लोगों का कंट्रोल नहीं है, अधिकारी मनमानी करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। और मुझे लगता है यही रिपोर्ट सरकार तक जाती है और उसी रिपोर्ट पे सरकारें बात करती है कि यहाँ पे कोई भी प्रदूषण नहीं है। देखो, मैं जब विधायक बना तभी एक 50 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट था उधर। अभी 150 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, अभी वहाँ भी चालू हो गया है। तो पहले तो बहुत सी उसमें अंडरग्राउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वो तो था ही मेजर, लेकिन वाटर लेवल जो है ग्राउंड पोल्यूशन वो तो बहुत ज़्यादा था। निश्चित बहुत कम हो ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन उसमें और सुधारना करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। पीएच जो आता है वो हर दिन का अलग अलग जगह का से लिया जाता है। जहाँ का लेना चाहिए, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ का नहीं लिया जा रहा है। तो ये अधिकारी वो भी मिस गाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए
आने वाले समय में एक अच्छा सा उनको साथ में लेके कैसा पोल्यूशन कंट्रोल में आएगा उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है, वो करेंगे। सर जैसा देखा जाए कि ट्रैफिक की समस्या है। अभी ट्रैफिक की समस्या इतनी है कि वहाँ पे मिनटों का जो रास्ता वो घंटों में तय करना पड़ता है। लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। शाम का वक्त तो और कठिन हो जाता है। आज लोग समय पर अपने काम पे नहीं पहुंच पाते, घर नहीं पहुंच पाते हैं। कितना ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी सामने से ट्रेन खड़ी रहती है, ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, उनकी ट्रेनें छूट जाती है। तो ऐसी बहुत समस्या है। और क्योंकि देखा जाए तो आम जनता को सबसे पहले मूलभूत सुविधा चाहिए, जैसे ट्रैफिक की समस्या उसकी कम हो, पीने के पानी मिलने चाहिए, लाइट मिलना चाहिए, सड़क मिलना चाहिए। अभी सड़क का आपने किया कि हमने बहुत सारी सड़कें अच्छा की और आने वाले वक्त में जो सड़कें बची वो भी हो जाएगी, आपने किया। तो मुझे लगता है कि सड़कों वाले मुद्दों के साथ साथ ट्रैफिक की समस्या भी कहीं तो होनी चाहिए। और जो ट्रैफिक बोईसर के बाहर जो ट्रैफिक लगती है, आपने भी देखा होगा कि अगर चित्रालय या ओसवाल का गेट है, वहां से स्टेशन आने में घंटों लग जाता है, इतनी ट्रैफिक होती है। तो मुझे लगता है तो कहीं इस पे तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए और ताकि ट्रैफिक से लोगों को राहत मिले। ये सही बात है आपने बताई। जो अभी वहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज है उनसे मेरा इसका बारे में बात चालू ही है। एक बार हमने प्रयास भी किया था वन वे ट्रैफिक करने का, लेकिन बहुत लोगों ने उसको विरोध जताया। खास करके जो ट्रांसपोर्टर्स है उन्होंने इसको विरोध जताया कि वन वे करेंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, हमको ये नहीं मिलेगा, प्रवासी नहीं मिलेंगे, हमारा रोजगार चला जाएगा। उनका भी एक समस्या है, लेकिन उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन तो निकलना बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी कैसे है, इंडस्ट्री है उधर, बहुत से लोग वहाँ काम धंधे के लिए आ रहे हैं, वहाँ नागरिकरण बढ़ रहा है, लोग भी अच्छी तरह से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, सस्ता एकदम घर मिल रहा है, तो लोग वहाँ तो आने ही वाले हैं। तो ये आगे जाके उसमें अच्छी सी एक व्यवस्था ट्रैफिक की करना बहुत जरूरी है। और सबको साथ लेके जितने भी लोग प्रतिनिधि नागरिक हैं, एक अगर वन में हम लोग बनाते हैं सबकी सहमति से, तो उसके लिए वो काम करना बहुत आसान रहेगा, वो भी करेंगे। अभी रहे रास्ते की बात, बोईसर शहर में व सरावली में जब भी मैं विधायक बना था, हर गले में कचरा था, एकदम कीचड़ था, सब लोग परेशान थे, कोई काम नहीं बन रहा था। तो सबसे प्रायोरिटी मैंने वो जो लोग रहते हैं वहाँ के अंदर जो रास्ते हैं उनके लिए प्रायोरिटी दिया। और बहुत जगह पे जहाँ जहाँ जरूरी था वहाँ मैंने पहले काम रास्ते बना के किया है, और भी काम करना आवश्यक है, वहाँ भी मैं आने वाले समय में करूँगा। मैं ट्रैफिक पे ही वापस में आता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है और मुझे लगता है आम आदमी के जनजीवन को काफी प्रभावित करता है ट्रैफिक। तो जब इस ट्रैफिक को लेकर हमने भी कई अधिकारियों से चर्चा की, पुलिस प्रशासन से चर्चा किया, दूसरे अधिकारियों, तो उनका एक आया कि जो रास्ते के किनारे कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके किया हुआ है, फेरी वाले जो कुछ भाजी बेचने वाले हैं, हम किसी के धंधे का नहीं बोलते, हर किसी को रोजी रोटी का अधिकार है, देना चाहिए, सरकार भी बोलती है, हम भी चाहते हैं। लेकिन उनके कारण ट्रैफिक हो रहा था। हमको कहना कि उनको रोजी रोटी भी हमें देना है, हमें किसी के रोजी रोटी नहीं छीननी है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि उनको वहां से हटा के उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, ताकि उनका रोजी रोटी भी चले और जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी कम हो। वो भी एक बाधा ट्रैफिक की सबसे बड़ी पैदा हो रही है। तो इस प्रकार का आपके पास कोई प्रयोजन है क्या? देखो, जो भी अपनी व्यवस्था में काम करता है, या फेरी वाला हो या ठेले वाला हो या दुकानदार हो, वो अपने घर चलाने के लिए कुछ तो रोजगार करेगा। कोई भाजी लाता है, कोई मच्छी लाता है, कोई और फल सब्जी और कोई प्रकार की चीजें लेके वहाँ बैठा है, लहसुन है, कांदा है, बटाटा, हम लोग देखते हैं, सब गरीब घर के लोग हैं। लेकिन ट्रैफिक उनकी वजह से हो रही है, ये भी हम लोग मान के चलेंगे, लेकिन पूरे जवाबदार वो है ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो कहीं वहाँ की जो ग्राम पंचायत है, सरावली ग्राम पंचायत बोईसर है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है। मुझे लगता है नगर परिषद बनाने के लिए या नगर पंचायत बनाने के लिए काफी प्रयास हुआ है। यहाँ तक देखा कि हम पृथ्वीराज चौहान जी जब सीएम थे, बोईसर में आए थे, तो उन्होंने एक सार्वजनिक तौर पर कहा था कि फाइल तैयार है, कल का कल हमारे टेबल पे भेजिए और साइन करके हम नगर पालिका की स्थापना कर देते हैं। मुझे लगता है वो केवल चुनावी वादा साबित हुआ, अभी तक कुछ हुआ नहीं और नहीं, नगर वैसे परिषद वहाँ बनी नहीं। कुछ लोगों का अलग कहना है कि नगर पंचायत नगर पालिका आएगी तो फिर ग्राम पंचायत चली जाएगी। तो उनका सोच है ना, वो गलत है। एक्चुअली अभी बोईसर शहर या सरावली हम लोग देखते, खैरा फाटा देखते, तो यहाँ इतना बड़ा क्राउड है वहाँ, तो ग्राम पंचायत नहीं संभाल पा रही है, हमारा भी तो वही कहना है ना। नहीं संभाल पा रही, तो वहाँ नगर पालिका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नगर ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत की एक सीमा है, एक क्षमता है, उसको एक बिल्कुल। कानूनी अधिकार है।
क्योंकि उससे बाहर तो नगर ग्राम पंचायत तो नहीं जा सकती। आज लोक संख्या तेजी से बढ़ी है, ट्रैफिक की समस्या है, वाहन बढ़ा। आज देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर की एमआईडीसी, यहाँ पे बड़े से बड़े लोग आते हैं, हर चीज आती है, तारापुर परमार केंद्र जैसे है जो वहां से गुजरते हैं। तो मुझे लगता है कि नगर पालिका का स्थापना जल्द से जल्द होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए प्रयास मैं जल्द जरूर करूंगा। और आने वाले समय में उसका नगर पालिका कैसे बने, ये सबसे प्रायोरिटी रख के, ग्राम पंचायत का वो बस का बात है ही नहीं। जितनी भी समस्या है सॉल्व करने का नगर पालिका का होना, एक बड़ी बॉडी आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं प्रयास करके वो नगर पालिका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा मैं काम करूंगा। सर डंपिंग ग्राउंड की भी समस्या वहाँ पे अभी डंपिंग ग्राउंड के लिए बहुत से हम लोगों ने प्रयास किए, एमआईडीसी से बात किया। उनका एक 46 प्लॉट है, उसके लिए हम लोगों ने डिमांड किया था वो भी। और टाटा ग्रुप जो है वो भी उसमें एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की उसकी तैयारी भी खर्चा करके। लेकिन एमआईडीसी वाले ही प्लॉट ही नहीं दे रहे। उनका यही कहना है कि हमारा जो मैनेजमेंट हुआ है, जो हमारा प्लान है उसमें प्रोविजन है, लेकिन हम अभी भी डटे हैं कि उनको कुछ भी करके आपके प्लॉट है, बाकी दूसरा प्लॉट तो बचा ही नहीं उधर। कुछ एक जगह पे दिया था तो गाँव वालों ने थोड़ा विरोध किया था, लेकिन अभी सबके सहमति से थे ये कुछ भी करके ये आने वाले दिन में उसके लिए एक प्लॉट तो लेना जरूरी है और लेके ही रहेंगे। ये मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। सर ये हुई समस्याओं पे बात। अब थोड़ी सी अपने राजनीतिक मुद्दों पर आते हैं। हम्म। देखा जाए सर, 2014 में पालघर जिला की स्थापना हुई और एक आदिवासी बहुल जिला है। यह जिला स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनका उत्थान होना चाहिए, वो गरीबी से बाहर आने चाहिए, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। ऐसे तमाम उद्देश्य थे कि जिसके कारण हुआ। लेकिन अगर राजनीतिक बात हम करें तो हमने देखा है कि महाराष्ट्र के या पालघर के जो दूसरे जिले के नेता हैं जो आदिवासी समाज से भी आते हैं, वो लोग पालघर को एक प्रयोगशाला बनाते हैं। अगर देखा जाए तो 2000 पिछले चुनाव में हमने देखा मांडवी करके आए थे। सबसे पहले शुरुआत इसकी राजेंद्र गावित से हुई, फिर मांडवी करके आए थे, वैसे विधानसभा में उन्होंने अपना प्रयोग किया राजनीतिक भविष्य बनाने का। जिस हालांकि जनता ने उन्हें वापस भेज दिया। अब वापस इस चुनाव में देखा जाए तो विश्वास भी आए हैं जिले के बाहर से, तो वो अभी अपना प्रयोग कर रहे हैं, राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, मुझे लगता है कुछ राजनीतिक पार्टियों को जो स्थानीय नेता थे, क्योंकि अच्छे नेता भी हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये है, तो उनको विश्वास उन पे नहीं जताया पार्टी ने, बाहर के उम्मीदवारों पे विश्वास जता रही है। तो आपको लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं वो कहीं तो राजनीति में कमजोर है या और राजनीतिक लायक नहीं है, या पार्टियां उन्हें राजनीतिक लायक समझती नहीं है, इसलिए बाहर के उम्मीदवारों को ज्यादा महत्व देती है और वो लोग भी इसलिए यहाँ पे अपना राजनीतिक भविष्य चमकाने के लिए से प्रयोगशाला के तौर पर पालघर जिला को देखते हैं। देखो, अपनी व्यवस्था ऐसे कोई कहाँ भी जाके काम कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। उसका जो घटना ने अधिकार दिया है वो तो करने वाले हैं, उसमें कोई उसका ये नहीं, कोई भी कहाँ से खड़ा रहे। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, अगर यहाँ के भाग क्षेत्र में समझो बाहर का उम्मीदवार यहाँ खड़ा रहता है, गावित साहब यहाँ आए थे, 25 साल से वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी विश्वास मोदी को आपने बताया शिवसेना ने टिकट दिया है, वो बाहर के हैं। मडावी आए थे बहुत साल पहले। लेकिन उम्मीदवार पार्टी ने दिया, कौन दिया, ये मायने नहीं रखते। लोगों का प्रति जाके काम करना वो बहुत मायने रखता है। और रही स्थानिक नेतृत्व की बात, हम लोग भी स्थानिक है, बहुत से लीडर है, हमारे बहुजन विकास आघाड़ी है, आपा है, इन्होंने अच्छी तरह से सब आदिवासी जो लीडर है सबको अच्छा तरह से उनको लीडरशिप दिया है। बलिराम यादव हमारे एक्स एमपी, उनको खासदार बनाया, मुझे आमदार बनाया, मेरे पहले विलास तरे थे उनको आमदार बनाया। लेकिन जो और जो पार्टी वाले हैं जिन्होंने अभी गावित साहब को टिकट दिया है, विश्वास ओली को टिकट दिया है, योगदान यहाँ होना बहुत जरूरी है। खाली बातें करना और यहाँ के लोगों के बीच में जाके कुछ ऐसा माहौल तैयार करके फिर उम्मीदवार लेना, इससे पहले लोगों में काम किया। अभी गावित साहब के बारे में बहुत से लोग बोलते, मेरे हालांकि अच्छे दोस्त हैं, मेरा कुछ कहना नहीं, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं उन्होंने नंदुरबार के लोग यहाँ के भर्ती किए हैं।
तो स्थानीय क्षेत्र के जो लोग थे उनको ऐसा ही है ना, करना हमने भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है कि राजेंद्र गावित ने नंदुरबार के लोगों को महत्व दिया, स्थानीय जो युवा है उनको दबाया गया है, हटाया गया उन्हें नौकरी, ये सत्य है। तो ये गलत है ना, ये गलत है। और पार्टियों की क्या मजबूरी है, यहाँ तो बहुत से लीडर है हमारे, बहुत स्ट्रांग लीडर है, लोगों के बीच में जाके काम करते, तो उनको देना नहीं देना उनका, लेकिन जो स्थानिक है, यहाँ के लोकल है, उनको प्राधान्य देना चाहिए, ये सबका कहना है। सर जैसा कि देखा जाए आपके निर्वाचन क्षेत्र की समस्या हो या यहाँ तक कि आप निर्वाचन क्षेत्र नहीं मानते, उससे सीमा से बाहर जाकर काम करते हैं, तो विधानसभा में हमने अक्सर देखा है, चाहे अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या हो या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर की समस्या हो, आप प्रमुखता से विधानसभा में उठाते हैं। किसी का सुख दुख हो, किसी कोई समस्या हो, कोई संकट हो, तो आप वहां पे तुरंत जाते हैं। आप काफी लोकप्रिय है और मुझे लगता है आपकी लोकप्रियता को देखते हुए बहुजन विकास आघाड़ी ने आपको दोबारा मौका दिया है, तो इसके पीछे का राज क्या है? नहीं देखो, आमदार बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सालों से काम करना पड़ता है। हम लोग काम करें, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सालों से काम करूँ, तालुका पंचायत समिति सभापति था, ओपन जगह पे आपा ने बनाया, आदिवासी रिजर्व सीट नहीं थी वो, जिला परिषद में काम किया, जिला बैंक में काम कर रहा हूँ, बहुत से संस्थाओं पे काम कर रहा हूँ, और एक इतने प्रदीर्घ साल से, मतलब 25 साल हो गए मुझे काम, 30 साल होने गए अभी, 97 से मैं लेके काम कर रहा हूँ। उसके पहले संगठन में काम करता था। तो ये इतने सालों में प्रशासन का अनुभव एक जो मिला है मुझे, तो कोई भी समस्या मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी रहेगी, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र जो है पूरा समाज है, जितने भी समाज है, और महाराष्ट्र से कौन से भी भाग से कोई काम अगर मुझे देखते हुए अगर लेके आता है तो करना मेरा जवाबदारी है। और देखो, ये चीज़ ऐसी है कि एक बार विधायक बना तो बहुत बड़ी बात होती है, तो लोगों के लिए जो भी बन सकता है तो वो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उनके सुख में दुख में है, कोई उसका एडमिशन है, किसी को और हेल्प है, मेडिकल हेल्प है, तो मैं करता रहता हूँ। और रही लोकप्रियता की बात, हम लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, उनको सॉल्यूशन मिलता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। जैसे भी आपने हितेन ठाकुर जी का नाम लिया, बहुजन विकास आघाड़ी की बात की, देखा जाए जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, महानगर पालिका का चुनाव हो या नगर परिषद का, किसी भी प्रकार का जब भी चुनाव आता है, तो आपके बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी को, जो राष्ट्रीय पार्टियां हो या राज्य स्तरीय पार्टियां हो, सभी दबाने की कोशिश होती है। आप पे आरोप भी तमाम होते हैं, यहाँ तक हुआ जाता है कि इन्होंने विकास काम नहीं किया, इन्होंने किया है, हम विकास काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी महानगर पालिकाओं से विरार हो, आप उस पर आपका कब्जा है। अगर हम पालघर लोकसभा की बात करें, उसके अंतर्गत जो विधानसभा की 6 सीटें आती है, आधा उस पर आपका कब्जा है। तो ऐसा कौन सा जादू है, कितने आरोप प्रत्यारोप होने के बाद भी, या राष्ट्रीय पार्टियां आके आपके खिलाफ लड़ती हैं, आप तो एक छोटे से पार्टी हैं, राज्य स्तरीय पार्टियां आरोप लगाती है, लेकिन आप जितना दबाया जाता है, बोलते हैं ऐसा स्प्रिंग की तरह उतना तेजी से बाहर आते हैं। तो कैसा कुछ जादू है क्या पार्टी के पास से या आप लोगों के पास? नहीं, जादू नहीं, हमारा काम है, हमारा काम है। हम लोग 24 घंटा कभी भी, आप बोलेंगे 24 घंटा मतलब रात को भी, हाँ रात को भी किसी ने फ़ोन किया तो हम लोग उठाते हैं, उसका काम करने का हम लोग पूरा तरीके से प्रयास करते हैं। आपा विरार में बैठे, शीते दादा विरार में बैठे, मैं सिरसौट ऑफिस में बैठा रहता हूँ। हमारा एक दिन भी नहीं ऐसा जाता है कि हम लोग छुट्टी भी नहीं मनाते। सुबह से लेके हम लोग सोते रहे तभी घर पे आके लोग हम लोग को उठाते हैं। हम लोग रातों कितने बजे आ जाए, लेकिन लोग हमारे घर पे आते हैं, उनका काम करते हैं हम लोग, फिर ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, और फिर जहाँ भी जाए, कलेक्टर ऑफिस हो या प्रांत ऑफिस हो, तहसीलदार ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, महानगर पालिका हो, जितना भी ऑफिस है, पंचायत समिति वगैरह, जिला परिषद है, हम लोग लोगों के जाते हैं ना, उनको समस्या देते हैं, समस्या उनका उनका हल करके देते हैं। तो हमारे खिलाफ कोई भी आके अगर बोलेगा तो बोलने वाले एक दिन आके बोल के जाते हैं। उनके अभी सब कार्यालय चालू हो जाएंगे, इलेक्शन है तो सबके कार्यालय चालू होंगे, और 22 तारीख को बंद हो जाएंगे। हमारा वैसा नहीं, हमारा चालू ही है कंटिन्यू, हमारा बंद ओपन करने का और बंद करने का सवाल ही नहीं है। तो ये जो काम हम लोग करते हैं ना, लोगों के बीच में जाके डेवलपमेंट की बात करते हैं, पानी दिया लोगों को, रास्ते बनाए, इलेक्ट्रिसिटी का काम किया, और सबसे बड़ी बात है यहाँ कौन सी भी धर्म या जात पात हम लोग नहीं मानते। यहाँ आने हाँ, वो वाला आपके चुनाव में भी दिखा कि सारे धर्म के लोग थे, आपने
गरीब ख्वाजा पे चद्दर भी भेजा, मंदिर में भी दर्शन भी किए, चर्च में भी गए सारे। हमारी घटना क्या बोलते हैं कि यहाँ जो भारतीय है, भारतीय नागरिक है, उसको यहाँ रहने का, काम करने का मूलभूत अधिकार है, तो उसको दिया जाए और शांति बनाए रखे, सर्वधर्म समभाव, ये हमारा बृहद वाक्य है। बहुजन विकास आघाड़ी का नाम ही बहुजन विकास आघाड़ी, बहुजनों की आघाड़ी। तो हमारे यहाँ सब प्रतिनिधित्व करते, उत्तर भारतीय करते, साउथ इंडियन करते, गुजराती है, मारवाड़ी है, मराठी है, सब जाति धर्म के लोग हैं। तो उसमें हमारा भेदभाव नहीं है। तो ये जो हमारी जो सोच है ना, ये सोच हमारी अच्छी है। हम लोग झगड़ा नहीं लगाते, किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं करते। तो एकजुटता जो है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। और लोगों का विकास करना है तो उसको शांति बनाए रखनी चाहिए, तो शांति से काम करे। शांति से जब भी काम करता है आदमी तो उसकी डेवलपमेंट होती है। तो लोगों की क्या चाहिए? शांति चाहिए ना, तो हम लोग प्रदान करते हैं उसको, इसके लोग हमको पसंद करते हैं। तो आपका मानना है कि पालघर का विकास जो है बहुजन विकास आघाड़ी ही कर सकती है? बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया, इतना पानी का स्कीम लाया, रास्ते ये लाया, ये किसी ने आज तक नहीं किया ना। ये सोच में भी नहीं किसी ने रखा था। जो मेरे पहले मैनिफेस्टो में जो बात बोली थी, ये सब मैंने करके दिखाया है। सर, अभी आपके सामने बहुत सारे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं। देखा जाए तो भी चुनाव आया तो स्वाभाविक है कि हर किसी को अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया लड़ने का। तो सबसे ज़्यादा आपके एक्स एमएलए है अभी आपके सामने, दूसरे भी और सारे उम्मीदवार जो एक्स एमएलए खड़े हैं यहाँ पे चुनाव में। आपकी ही पार्टी ने उन्हें एमएलए बनाया, पिछली बार आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे, लेकिन आप इस क्षेत्र की जनता ने आप पर विश्वास जताया। इस बार भी आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं। आप किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं इस चुनाव में, और किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा चुनाव? देखो, वो 10 साल एमएलए थे, पिछले चुनाव में हार गए। लोगों ने मुझे पसंद किया। अभी 5 साल मैंने काम किया, लोगों के बीच में रहा हूँ, तो अभी लोग ही डिसाइड करेंगे ना। मैं किसी प्रतिद्वंदी को अगर ये मानता हूँ, प्रत्याशी मानता हूँ, लेकिन मैंने काम किया, मैं खुद को प्रत्याशी मानता हूँ। मतलब आपका कहना है कि जो 10 साल में विलास तरे ने काम किया है और आपके 5 साल का काम उससे ज्यादा है? जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भाई जनता वो बोल रही है। जनता को निर्णय करना है। जनता को निर्णय करना है और जनता बोल भी रही। तो मेरा कंपटीशन मुझसे खुद से है। अगर लोगों के बीच में जाके मैंने जो वादे किए थे अगर नहीं निभाए तो जनता बोलेगी ना। और मेरा पूरा कहना है, मानना है कि मैंने किया है, तो जनता मुझे पसंद करेगी। क्योंकि ऐसे में देखा जाए तो आप पे ज्यादा जवाबदारी है, क्योंकि आप इस क्षेत्र के विधायक भी हैं। आप वापिस जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आपसे मुझे लगता है कि इस विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर सवाल किसी से किया जाएगा तो आपसे किया जाएगा। आपके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं सबसे ज्यादा वोट पे आप पे रहेगा, क्योंकि आपको अपने 5 साल की उपलब्धि भी बताना है बराबर। और 5 साल में आप क्या करने वाले हैं वो भी बताना है। तो इसके लिए आप कितने तैयार हैं और किन मुद्दों के साथ जाएंगे? आपका मुद्दा क्या रहेगा सर? देखो, सबसे पहले बात तो अगर डेवलपमेंट होनी जरूरी है तो रास्ते अच्छे होने चाहिए। तो रास्ते का प्रयोजन तो मैंने किया ही है। पानी जो बहुत जीवन में मायने रखते हैं, उसका प्रयोजन मैंने किया है। और रही क्षेत्र की, अलग अलग जगह की है, थोड़े रास्ते का काम बाकी है, लाइट इसके काम चालू है। यहाँ अभी रोजगार के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जो बच्चे हैं हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में 1000 आईटीआई के एक सीट है, तो और इंडस्ट्री या बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसमें 2000 सीट कैसे कर सकते हैं? तो हर साल और 1000 लड़के उसमें आईटीआई में जाएंगे और उनको अच्छी तरह से रोजगार मिलेगा। अभी 20 टाइप के ट्रेड हैं अपने इस कॉलेज में, आईटीआई कॉलेज में। तो अलग तरह से और 20 ट्रेड जो इंडस्ट्री रिलेटेड है वो वहाँ चालू करना है, ताकि इंडस्ट्री का जो स्किल वर्कर जो हम लोग बोलते हैं मिलेगा और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको एक रोजगार मिलेगा। एक दूसरी बड़ी बात है कि हमारा जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वो मुंबई से लगत है। हमारा शेतमाल बहुत तैयार होता है, लेकिन सिंचन की सुविधा यहाँ कम है। तो मैंने जो सूर्या जो कैनल है 36 किलोमीटर का, और वांद्री 14 और 18 किलोमीटर का, राइट और लेफ्ट, वो बहुत लीकेज है। तो खेती में पानी जाता नहीं, रबी में उसको पानी मिलता नहीं। मतलब जो बारिश के बाद की खेती होती है वो ठीक तरह से नहीं हो रही है। तो उसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन हर एक खेडूत के खेती में पानी जाएगा अंडरग्राउंड, ऐसा 48 करोड़ का स्कीम बनेगा, तो वो इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी बात रही यहाँ
जो कोकण कृषि विद्यापीठ है उनके माध्यम से पालघर में कृषि महाविद्यालय बनाना है। यहाँ 60 एकड़ जगह कोकण कृषि विद्यापीठ की थी, उन्होंने एक कृषि महाविद्यालय की प्रदान की, उन्होंने उसको मंजूरी भी दिया है, पूरा फाइल रेडी। आने वाले दिन में अगले टर्म में वो करना बहुत जरूरी है ताकि यहाँ एक 100 लड़के जो स्टूडेंट है यहाँ उसका एडमिशन मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट का, जो यहाँ उनको पढ़ाई करने के लिए मिलेगी। यहाँ साइंटिस्ट आएंगे तो यहाँ के जितने भी क्षेत्र हैं जो विविध प्रकार की खेती होते हैं, बागायतदार है, भात खेती करते हैं, रब्बी करते हैं, खरीफ खेती हम लोग जो बारिश के टाइम में करते हैं, तो उनको कौन सा पीक लेना यहाँ एक अच्छा रहेगा उसका पूरा परीक्षण साइंटिस्ट करके उनको मदद करेंगे। तो ये आने वाले दिन में करना है। यहाँ रहा बात एक फिशरीज कॉलेज, हमारा इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन फिशरीज कॉलेज नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। तो वो यहाँ लाना जो है उसके लिए मैं प्रयास करूँगा ताकि यहाँ के बच्चे और वहाँ कॉलेज में आके पढ़ेंगे और अच्छी सी डिग्री लेके उसके ऊपर काम करेंगे। रही बात जो प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेस यूनिट, हर अभी देखो हर जगह कई जगह वर्ल्ड में अपने जाते हैं तो प्रोसेस यूनिट के माध्यम से बना हुआ प्रोसेस फूड ही हम लोग खाते हैं, पैकिंग फूड, पैकेजिंग फूड, तो उसमें जॉब गारंटेड है। तो एक प्रोसेसिंग कॉलेज यहाँ हम लोग चालू करने का एक प्रयास है ताकि यहाँ के 100-200 बच्चे हर साल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यहाँ से तैयार होकर पूरे वर्ल्ड में जाएंगे। तो ये काम करना जो रहे थे उसके लिए मेरा प्रयास चालू है, वो भी करेंगे। MRGS का काम है, उसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अच्छी तरह से रोजगार मिलेगा, रास्ते अच्छे बनेंगे, गांव के अंतर्गत जो गलियां है वो अच्छी बनाने का उससे मेरा प्रयास है। वो 450 करोड़ का मैं उसमें मंजूरी लाया हूँ, वो भी काम चालू हो जाएगा। रही बात जो अभी आपने देखा होगा जो फूल खेती है बहुत फायदे की है, बहुत फायदे की, तो मैंने खुद भी लगाया है और एक यूनिट बनाया है कि शेतकरी आके देखो कि इससे एक अच्छा रूलिंग फैमिली का अच्छी तरह से उससे हो जाता है। तो कोकण कृषि विद्यापीठ और जिला परिषद या स्टेट गवर्नमेंट के जो अपने डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से एक संयुक्त प्रोग्राम फार्मर के लिए चलाना है। यहाँ डेयरी अच्छी तरह चल सकती है, उसके लिए भी अच्छा काम करना जरूरी है। तो गाय है, भैंसे है, उनको शेतकरी को देके उनका दूध कलेक्शन सेंटर बना के उसका प्रोसेस यूनिट लोगों के बीच कोऑपरेटिव सेक्टर पे बना के उनको हम लोग देने वाले हैं, जाकि उनका समृद्धि यहाँ से हो जाएगा। एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और ये स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं अभी बहुत सा स्लम बढ़ गया है, तो वहाँ एक आधी स्कीम अच्छी तरह से लाके उनको एक रीडेवलपमेंट जाके अच्छी तरह से बिल्डिंग बने। लोगों को लगता है ना हमको भी अच्छे रहना चाहिए, हमारे बिल्डिंग फ्लैट होना चाहिए, रास्ते अच्छे बनने चाहिए, गटर बनने चाहिए। अभी कैसा जो चाल माफिया आके लोग बीते बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन सब परेशानी लोगों को उठाने पड़ते हैं। तो उनको लिए अच्छा स्कीम बनाने का हमारा एक प्रयास है। जैसा SRE जो मुंबई में चले तो ये स्कीम वसई में लाएंगे, तो वसई की जनता जो स्लम एरिया में रहती है उनको भी अच्छे घर बनेंगे और अच्छी सुविधा उनकी मिल जाएगी, ऐसा मेरा प्रयास है। तो हम ये मान के चले कि ये जो चुनाव है बहुजन विकास आघाड़ी जो है वो विकास के मुद्दे पर लड़ेगी, किसी जात या धर्म के आधार पर नहीं लड़ेगी। बिल्कुल नहीं, जात या धर्म के आधार पे हमारा कुछ बोलना ही नहीं है। हमारा एक ही ये डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं, कौन सी भी जात का हो, धर्म का हो, अपना उसको अधिकार है वो निभाने का, तो उसमें हम क्यों पड़े, हमारा क्या संबंध है। हम उनके बीच में जाते हैं, वो हमको चुन के जाते देते हैं कि हम लोग उनके जाके बताएं हमको चुनाव में चुन के दो, तो विकास के मुद्दे पे जाते हैं। तो आज तक हमारा मुद्दा ही वही रहा है, विकास। तो हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर ही आज तक काम किया हूँ और उसके ऊपर ही भविष्य में भी काम करेंगे और लोगों को अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात किया और आपसे हम फिर नए मुद्दों के साथ फिर वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपने देखा ये बोईसर विधानसभा से विधायक राजेश पाटिल जी थे। इन्होंने चाहे हॉस्पिटल की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, ऐसे तमाम समस्याओं पर खुलकर बात किया और उनका कहना है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हमने हमारे क्षेत्र का विकास के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा का फंड लाया, सड़कें बनाई और तमाम काम जो है
करने के लिए हमने प्रयास किया है। जो काम चल रहे हैं जो कुछ सालों में, जिसका फायदा जो है आम जनता को मिलेगा। और इस चुनाव में भी हम किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं, हम विकास के मुद्दों पर जो है चुनाव के मैदान में जाएंगे। और रहे उनके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो पुराने एक्स एमएलए हैं, उनको लेकर उनका कहना है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है और हमने जो 5 साल में काम किया, इन कामों का जो तुलना है उसे आम जनता को करना, हमें नहीं करना है। हम विकास के लिए ही काम कर रहे हैं। हम तमाम मुद्दों को लेकर फिर किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।